नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां शुक्रवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन रहा। सत्र के आखिरी दिन भी शराब, धान और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सदन में शोर शराबा देखने को मिला। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या 5 दिन का मॉनसून सत्र कामकाज के लिहाज से सफल रहा। कम संख्या के बावजूद विपक्ष सदन में 21 क्या साबित हुआ। सत्ता पक्ष का होमवर्क पिछले सत्र के मुकाबले क्या इस बार बेहतर दिखा। इस पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अवैध शराब की बिक्री, धान और धर्मांतरण जैसे मसलों पर खूब शोर शराबा हुआ। बहरहाल 5 दिन के कामकाज की समीक्षा करें उससे पहले 5 दिन के मानसून सत्र में कौन कौन से मुद्दे छाए रहे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सत्र के पहले दिन विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले के मुद्दे पर हंगामा हुआ। खाद बीज को लेकर विपक्ष ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। वहीं दूसरे दिन भी बृहस्पति सिंह पर हमले के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान आरोपों से आहत टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए। तीसरे दिन की बात करें तो नाराज टीएस सिंहदेव की सदन में फिर से वापसी हुई। वहीं चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण वाला विधेयक भी पेश किया गया। चौथे दिन धान, गोबर और अपराध के मुद्दे पर शोर शराबा हुआ। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण पर भी पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हुई। जबकि 5वें दिन धर्मांतरण पर विपक्ष की ओर से गैर सरकारी विधेयक पेश हुआ तो अवैध शराब की बिक्री के मुद्दे पर भी विपक्ष का वॉकआउट हुआ। बहरहाल कामकाज के लिहाज से अगर इस मानसून सत्र की बात करें तो ये मिला जुला रहा। सत्र में जहां कई अहम विधेयक पेश हुए तो अनुपूरक बजट भी पारित हुआ। साथ ही शराब और धान जैसे जन सरोकार के मसले भी सदन में उठाए गए। हालांकि 5 दिन के छोटे सत्र और शोर शराबे के कारण कई मसले ऐसे भी रहे जो सदन में उठ नहीं पाए। वहीं विपक्ष की बात करें तो अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए विपक्षी बीजेपी 14 सदस्यों की संख्या के बावजूद सदन में 21 दिखी। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो पिछले सत्र के मुकाबले इस बार सरकार के मंत्रियों का होमवर्क बेहतर नजर आया। टीम न्यूज स्टेट। तो 5 दिन बीत गए। अब चर्चा करेंगे हम। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस सत्र को किस तरीके से देखते हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। लेकिन सबसे पहले जयंत वर्मा जी, आपसे मैं एक टिप्पणी चाहूँगा इस 5 दिन के सत्र को लेकर, क्योंकि 2-3 तो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। चाहे बात शराब की हो, उस पर जिस तरीके से जवाब आया कि हमने समितियां बना दी हैं, बैठक को लेकर पूछा गया तो गोलमोल जवाब था कि भाई कोरोना आ गया, बैठकें हो नहीं पाई। फिर धान को लेकर पूछा गया कि जब 72 घंटे का समय है उसमें उठाव नहीं हुआ तो कार्रवाई क्या होगी। इसका भी एक गोलमोल सा ही जवाब मिला। कोई हमें संतोषजनक या ठीक ठाक जवाब तो देखने को नहीं मिला। आप इस सत्र को किस तरीके से देखते हैं? देखिए लोकेंद्र जी, ये मतलब 5 दिन का था और बहुत दिन बाद ये विधानसभा का मानसून सत्र आया था। तो मुझे लगता है इसका जितना अच्छा उपयोग किया जा सकता था उतना तो नहीं हो पाया। और ख़ासकर वो बृहस्पति सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनने जो ये कह दिया कि उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने वहाँ के मंत्री जी पे ही आरोप लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा नहीं लगता है। हाँ। और मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके तत्काल दोनों के बीच में क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं है इसको निपटा लेना चाहिए था। उसमें काफ़ी समय चला गया। और दूसरा शराब का जो मामला है, तो अब शराब के मामले में छत्तीसगढ़ की 60% जो ज़मीन है वो तो 5वीं अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची में तो ग्राम सभा का अधिकार है पूरा का पूरा शराबबंदी का। पर उसमें जो पेशा कानून के तहत नियम बन गए, कमेटी बन गई, सब हो गया, पर उसको सरकार ने अभी तक का फाइनलाइज नहीं किया है। तो ये भी एक बात है, ये बात उठनी चाहिए थी, क्योंकि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में शराब के बारे में तो सरकार निर्णय नहीं ले सकती। और तीसरा धान वाला मामला है, तो धान वाला मामला भी कोई नया नहीं है और बहुत
इसमें चल रहा है। तो ये ठीक मतलब सत्र के पहले सरकार को जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, फ्लोर मैनेजमेंट करना एक बात अलग है, पर सरकार का जिस प्रकार से पूरा का पूरा कामकाज है उसको भी दुरुस्त रखना चाहिए। और पार्टी के अंदर की इस प्रकार की गुटबाजी खासकर सत्र के बीच में यदि आ जाती है तो मुझे लगता है कि ये फिर थोड़ी कमजोरी है इस पूरे ठीक। सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेहतर सर बहुत स्वागत है सुंदरानी जी। जो रहती है वो तो अपने सब विधायी काम निपटा देती है। ठीक, मैं लौटता हूं सर आपके पास। सुंदरानी जी, सारे सवालों का जवाब मिल गया इन 5 दिनों में? जी, जवाब तो नहीं मिले, सवाल तो वही खड़े रह गए। 2.5 दिन तो इनके आंतरिक मामले में ही निकल गए। इनके मंत्री टीएस सीधे बाबा पर गंभीर आरोप लगे। नहीं, आंतरिक मामला था तो हवा तो आप लोग भी दे रहे थे सदन में उसको। नहीं, देखिए हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा था। निश्चित रूप से आज भी वो बड़ा मुद्दा है, कहीं मुद्दा समाप्त नहीं होता। और हम विपक्षी दल होने के नाते अगर एक सत्तारूढ़ दल का विधायक और सत्तारूढ़ दल के मंत्री पर आरोप लगाता है और हत्या जैसे षड्यंत्र की बात मंत्री पे लगाता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा है ये कि एक सत्तारूढ़ दल का विधायक सत्तारूढ़ दल के मंत्री पर आरोप लगाता है कि मेरी हत्या कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है बाबा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ थोड़ी धरे बैठे रहेगी। धान खरीदी का मुद्दा विधानसभा में हम लोगों ने उठाया, धर्मांतरण का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, निश्चित रूप से जनहित के सारे मुद्दे हम लोगों ने उठाया। मैं जवाब की बात कर रहा था, कोई संतोषजनक जवाब मिला? संतोषजनक जवाब देते कहाँ है ये लोग? अभी ये लोग तो हम 2.5 साल की बात करते हैं, वो 15 साल की बात उठा देते हैं। अरे भाई, हम उनको ये ध्यान पे रखना चाहिए हम विपक्ष में हैं, 15 साल सत्ता में रहे, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हम आज विपक्ष में। आज आप तो सत्तारूढ़ दल में, आपको जवाब आपको देना है, लेकिन वो 2.5 साल का हिसाब किताब देने के बजाय 15 साल की बात करते हैं। और जब हम 15 साल की उपलब्धियां गिनाने बैठते हैं तो भाग खड़े होते हैं। ठीक। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको लगता है कि इस सत्र में जो एक नाराजगी की खबरें सामने आती थी सरकार को लेकर कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, वो और खुलकर सामने आ गई चीजें? विपक्ष ने तो घेरा ही घेरा, अपनों ने भी घेरा। देखिए लोकेश जी, इसको अलग अलग देखने का अपना अपना तरीका है। अगर एक तरह से देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो मनमुटाव का प्रगटीकरण हुआ, ये भी कह सकते हैं। मगर दूसरी तरफ हमारे लिए सकारात्मक बात यह है कि जो घटनाएं हुई वो भावावेश में हुई और उसको जिस समझदारी के साथ, जिस तत्परता के साथ, आपसी समझबूझ के साथ उसको निपटाया और जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के शासन में और पार्टी का दिखाई दे रहा है। इसको आप नकारात्मक के बजाय सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि कुछ है क्या दिक्कत खासकर टीएस बाबा के साथ कि उनके बयान, उनके ट्वीट, उनको नाराज होकर सदन से बाहर जाना पड़ा? कुछ हो रहा है क्या सर? इस तरह की चीजें हैं कि कुछ साइडलाइन जैसी चीज हो या नाराजगी वाली बात हो? क्यों इस तरह का रिएक्शन बार बार उनका अलग सा आता है? नहीं, देखिए लोकेश जी, इस तरह का रिएक्शन उनका बार बार नहीं आता। बड़े ही सज्जन और समझदार व्यक्ति हैं, उनका रिएक्शन पहली बार आया है और उसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि इस विषय का पटाक्षेप हो गया। रिएक्शन पहली बार तो नहीं है सर। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अस्पताल बनाएंगे प्राइवेट अनुदान देने से, वो कहते हैं कि मेरी समझ में तो ये नहीं आता, अगर हम तो चाहते हैं कि फ्री इलाज मिले। फिर वो बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्वीट कर कहते हैं कि उन्हें खेद है इस चीज़ को लेकर। उसके बाद विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा कि जब कोरोना को लेकर बैठकें होती थी तो स्वास्थ्य मंत्री को ही साइडलाइन कर दिया जाता था। तो ये पहली बार तो नहीं है सर। विपक्ष तो बार बार इस चीज़ को हवा दे रहा था और वो चीज़ें भी दिख रही थी, बयान भी अलग अलग दिख रहे थे, पार्टी लाइन से हटकर दिख रहे थे थोड़े से बयान। देखिए, आप एक बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी की तो आपको इस विषय में प्रशंसा करनी चाहिए कि एक जो सरकार की जो नीति है या जो भी चीज है उसके इतर भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार को प्रकट कर सकते हैं।
वो सही फोरम पर करे तो ठीक लगता है सर। वो स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा है, वो सरकार का हिस्सा है, वो मीडिया से आकर थोड़ी कहेंगे। जब प्रभार बदले जाते हैं तो उनकी नाराजगी दिखाई देती है कि भाई मैंने तो ऑप्शन दिया था कि ये प्रभार दिया जाए, लेकिन वो प्रभार भी उन्हें नहीं मिलता। आप एक बात समझ लीजिए, नहीं आप एक बात समझ लीजिए, जब एक बार सरकार ने फैसला कर लिया, कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि चंद्रूलाल चंद्राकर अस्पताल का अधिग्रहण किया, उस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव हैं। तो दरअसल में क्या है कि अगर आपस में कई विषयों पर विषयांतर हो सकते हैं, मतांतर। अब एक और चीज, चल मैं थोड़ा सा दूसरी चीज पे भी आ जाता हूं। एक बार जब फैसला हो जाता है तो वो सब सामूहिक फैसला होता है, सरकार का फैसला होता है और उसका सम्मान सभी लोग करते हैं और ये सभी लोगों ने किया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि बिल्कुल मैं आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि पार्टी बिल्कुल एकजुट है, सरकार एकजुट है और इसमें किसी किस्म के मतभेद या किसी तरह की दुर्भावना की कोई स्थिति नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है सुरेंद्र जी कि बीजेपी के बारे में हमने पिछले कुछ मसले ऐसे देखे हैं कि कहीं भी अगर फूट दिखाई देती है तो फिर वो उसका फायदा बहुत जल्दी उठाते हैं। मध्य प्रदेश एक उदाहरण है, राजस्थान में किसी तरीके से बच रही है सरकार, वो सब हम देख रहे हैं, कर्नाटका में हम देख चुके हैं। तो अगर ये एकजुटता नहीं आई तो सर ये कब खेल बदल जाए फिर मुश्किल हो सकती है, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ये है कि किसी तरह से सत्ता हासिल करो और जो लोग जो है तो उनके पार्टी के दल के बाहर रहते हैं तो वो बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, मगर जैसे ही उनके दल में शामिल होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है जिसमें तत्काल जाके पवित्र हो जाते हैं, सदाचारी हो जाते हैं। तमाम दलों को तोड़ना फोड़ना और उसमें विघटन पैदा करके अपने ही सहयोगी दलों को तोड़ फोड़ करके अपने में मिला लेना है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की परिस्थितियां किसी हालत में निर्मित नहीं हो सकती। मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीधी टक्कर है और इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की मुगालता पालना नहीं चाहिए कि गिद्ध के श्राप से यहाँ गाय मरेगी, इसकी कोई संभावना नहीं। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। आज सीधा सवाल पूछा गया कि 72 घंटे का अगर समय है धान उठान का, अगर नहीं उठ पा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? उसका जवाब सर गोलमोल सा मिला। यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि किस किस पर कार्रवाई होगी जहां धान उठा नहीं, बारिश में सड़ गया पड़ा वहां? देखिए, इसके लिए जो प्रक्रिया है धान को खरीदी करने की, उसके बाद उसको भंडारण करने की, उसको विक्रय करने की और उसको नीलामी करने की जो प्रक्रिया है, तो ये 72 घंटे वाला नियम तो सही है ना जो बीजेपी ने सवाल पूछा? नहीं, अगर कोई प्रक्रिया के अंतर्गत जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्रक्रिया का ही हिस्सा है ना सर? नहीं, प्रक्रिया में अलग अलग हिस्से हैं जिसमें 72 घंटे में उठ जाना चाहिए, ये हिस्से में है नहीं है? नहीं है ना, अगर जिस जगह उठ गया हर जगह से, इस बात को आप कह सकते हैं उठा हर जगह से। नहीं, मैं ये कुछ जगह तो आज भी शायद मिल जाएगा सड़ रहा है जहाँ पर बारिश में भीग रहा है धान। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि सरकार का पूरा प्रयास ये है कि धान का नुकसान ना हो। मतलब लापरवाही हुई? नहीं, इसमें एक बात समझ लीजिए आप, हमारे पास 24 लाख मीट्रिक टन धान अतिरिक्त हो गए और जिसको हमको 2500 रुपए में खरीद के 1400-1500 रुपए में बेचना पड़ा। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई, केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन उठान की बात हो रही है सर यहाँ पे, जो भी है उस पर तो डिबेट हमने अभी 3-4 दिन पहले की है कि नुकसान जो हुआ उसके जिम्मेदार कौन, उस पर डिबेट हो गई। उसमें आप केंद्र पर दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसके प्रति जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। अगर जो जिम्मेदार होगा उसके प्रति जिम्मेदारी निश्चित होता है। जयंत वर्मा जी, ये जो जिक्र आपने भी किया शुरू में कि तकरार तो है किसी न किसी बात को लेकर, लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री का पत्र आया था कि मैंने नहीं कहा कि उसका क्षेत्रफल कम किया जाए। कुछ उनके खिलाफ उनके इलाके के विधायक जब इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं तो इसमें कुछ लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ हो रहा है आपको? ये बात तो स्पष्ट है कि पार्टी के अंदर वैसे ये सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है कि पार्टी एकजुट है क्योंकि सरकार चल रही है, परंतु अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और
टीएस सिंहदेव जी जो बड़े नेता हैं वहाँ के, उनके खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगा दिया गया है। तो मुझे लगता है ये पार्टी के, यदि आरोप ऐसा कोई है तो उसको पब्लिकली लगाने की बजाय उनको मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था। तो और बड़ी बात है, दोनों को मिला के बात करनी चाहिए। विधानसभा में सीधे सीधे ये काम नहीं हुआ, इसका मतलब तो वही और ये मतलब ये हो सकता है कि इस प्रकार से आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी गई है कि अब आप सत्र को डिसरप्ट कर दें, और एक मैसेज भी जाता है पूरे देश में कि भाई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यानी इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, और यदि नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है इसमें। तो अगर ये स्थितियां अभी हैं, क्योंकि सर टीएस सिंहदेव वो नेता हैं जो लगातार नेता प्रतिपक्ष रहे, जो लगातार पार्टी से जुड़े रहे, और बहुत कह सकते हैं कि उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो जी जान से काम करते हैं पार्टी के लिए। तो उनकी अगर नाराजगी है ऐसे समय में, और सरगुजा संभाग से वो लगभग सारी सीटें जिताकर लाए सर, वहीं से उनके खिलाफ विरोध खड़ा हो रहा है, तो क्या हम पंजाब में जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं सिर्फ टबल है, मध्य प्रदेश में तो सरकार चली गई, राजस्थान में जो स्थिति हम देख रहे हैं, क्या चुनाव नजदीक आते आते छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी? बेशक सरकार सेफ रहे, लेकिन वो अंततः आते आते सबकी नाराजगी फिर और खुलकर सामने आने लगती है, और ज्यादा समय नहीं है सर चुनाव में, अब आधा साल तो गुजर गया, 2.5 साल का। हो सकता है, पर छत्तीसगढ़ में मार्जिन इतना ज्यादा है मतलब जीत का कि ये सब चीजें तो नहीं आ सकती हैं। परंतु मैंने इसलिए पूछा, सरकार जाते जाते मतलब 4-5 साल होने को आएंगे एंड में, मतलब चुनाव के समय तो ये जी अब यह है कि आगे उनको चुनाव में जाना है, और जब चुनाव में जाना है तो यदि अभी से इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया और ये सारे मामले नहीं निपटाए गए, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार को अगली बार रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इसमें काफ़ी गंभीरता से इस स्थिति को लेना चाहिए। सुंदरानी जी, ये जो मामले उठे जिस तरीके से, ये कहा जाता है कि आप लोग जिस तरीके से हवा देने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बड़ी मदद हो जाती है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, ऐसा है क्या? देखिए लोकेन जी, प्रजातंत्र में सभी एक दूसरे के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन इससे हमको कोई विशेष मदद मिले हम इसकी अपेक्षा भी नहीं करते। वो अलग दल का काम करते हैं, हम अलग दल का काम कर रहे हैं, हमारी नीतियां अलग है, उनकी नीतियां अलग है। जहां तक असंतोष की बात है, कांग्रेस पार्टी में भारी असंतोष है। वक्त आने पे दिख जाएगा लोकेन जी की छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। इनकी से निकल चुका है छत्तीसगढ़। हम ये नहीं कह रहे कि हम सरकार गिर जाएगी, सरकार बदल जाएगी, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा या हमारी सरकार बन जाएगी। क्या बोलते हैं, हम संख्या में बहुत पीछे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात में। लेकिन जनता ने तय कर लिया है अभी से कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 36 वादे किए थे, 36 वादे में कोई भी पूरा नहीं किया। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि 1.5 साल में 3700 बच्चियों के बलात्कार और छेड़छाड़ और के पंजीकृत ये आंकड़े, अधिकृत आंकड़े हैं जो शासन के विधानसभा पटल पे रखे गए आंकड़े हैं। 3700 बच्चियों के साथ हुआ, 94 सामूहिक हत्याएं हुई है और 17,000 के आसपास आत्महत्या के प्रकरण हुए 2.5 साल में। बहुत बदतर स्थिति है। शराबबंदी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 10 लाख नौजवानों को देने की बात की थी, 2,500 रुपए वो नहीं दे पाए। हर नौजवान का 75,000 रुपए की कर्जदार हो गई। भूपेश बघेल का 30 महीने निकल गए लोग। बहुत बुरी स्थिति है। 36,000 करोड़ का कर्ज लेकर ये 2.5 साल में 36,000 करोड़ का कर्ज दिए। ये फिर बात करते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी ने कर्जा लिया था, तो 15 साल में 40,000 करोड़ कर्ज का तो सर ऐसा सीन है कि हर राज्य सरकार पर बढ़ा है इस कोरोना के टाइम में। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल ये है आपसे
ठीक है, आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये कहते हैं कि सदन में बहुत मजबूत दिखती है बीजेपी 14 लोगों के साथ भी। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल ये है कि अब आगे क्या सर? ये कोरोना का टाइम है, चलिए मानते हैं, लेकिन सत्र में बहस लंबी होनी चाहिए, इसका समय बढ़ना चाहिए। सरकार को आपको लगता है कि और तैयारी के साथ आना चाहिए? क्योंकि हर सत्र में ऐसा महसूस होता है कि ये जो बीजेपी के 13-14 विधायक हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में दिग्गज हैं, अनुभवी हैं, ये भारी पड़ जाते हैं मंत्रियों पर। नहीं, देखिए, बात तो ये है कि आने वाले समय में कोरोना का संकट जैसे जैसे दूर होगा, सत्रों की अवधि भी बढ़ेगी। और हम तो चाहते हैं कि विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पर सकारात्मक बातचीत हो, अच्छी चर्चा हो, और अच्छी चर्चा हो करके विपक्ष को भी एक अवसर मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए, और उनको हमारे नीतियों पर, हमारे कार्यक्रमों पर या हमारे कामों पर आलोचना करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। मगर जहां तक प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार का, अभी पिछले 2.5 सालों में बड़ी ताकत के साथ और बड़ी सबलता के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए धान की कीमत देने से लेके किसानों के कर्ज माफी, तेंदुपत्ता की कीमत में बढ़ावा, स्वामी आत्मानंद स्कूल बना करके अंग्रेजी स्कूलों का ये करना, सुपोषण के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और कई तरह के ऐसे जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, कोरोना होने के बावजूद व्यापार की स्थिति काफी अच्छी रही, क्योंकि किसानों की जेब में पैसा गया। एक किसान को लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने वाली सरकार मैं सोचता हूँ दुनिया में कहीं नहीं होगी। लेकिन बीजेपी ये कहती है सत्र के दौरान कि खाद नहीं मिल रहा, कई समितियां बंद पड़ी हैं, लोग परेशान हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी तो हर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी को तो करना ही चाहिए। बीजेपी को क्या है, 15 साल सत्ता में रहे, सत्ता जाने का दुख बड़ा होता है। खाद मिल पा रहा है क्या सभी को? खाद मिल रहा है, निश्चित रूप से मिल रहा है, मगर जितनी खाद हमने मांग किया था केंद्र सरकार से, उतनी खाद की आपूर्ति नहीं हुई है। मगर जो खाद हमारे पास उपलब्ध है, उन खादों को आपूर्ति करके खेती का काम चल रहा है। थोड़ी समस्या जरूर है, मगर उसके लिए केंद्र की सरकार ने मेरी पिछली जानकारी के हिसाब से 30% हमारे मांग के अनुरूप खाद की सप्लाई की थी। और ये दिक्कतें केंद्र सरकार तो हमको लगातार सहयोग कर रही है, चाहे धान खरीदी के विषय में हो, चाहे अन्य विषय में हो। अभी हमारे लोकल जी, एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपको, अभी हमारी सरकार ने घोषणा की है कि जो भूमिहीन मजदूर है उनको 6,000 रुपया सालाना सहायता उपलब्ध कराएगी। चलिए, तो आप बताइए कि इतनी बड़ी योजना जिससे ये जो राशि जाएगी मजदूरों के पास। जयंत वर्मा जी से मैं आखिरी रिएक्शन चाहूंगा। जयंत वर्मा जी, 5 दिन का सत्र, लेकिन ये रीति नीति ना बन जाए कि इतना ही छोटा सत्र आगे सरकार चलाने लगे। ये बहुत जरूरी है कि सत्र लंबे हों, चर्चा हो। अच्छा लगता है सर हमें भी सुनने में। देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में, अमेरिका में तो ऐसा है, जो सीनेट है वो रोज चलता है, 2 बजे के बाद चलता रहता है। तो लोकतंत्र में तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस सत्र चलते रहना चाहिए, ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उसी दिन उठें और सरकार उसी दिन कार्रवाई करे। पर अब ये है कि सरकारें जो हैं वो बहुत सारे ऐसे जमीनी हालात हैं जिस पे कि कोई न जवाब दे सकते हैं, और ऐसी समस्याएं हैं जिनका इनके पास कोई हल ही नहीं है। क्योंकि जो पूरी की पूरी अर्थनीति चल रही है, जीडीपी को आप केंद्र में मान के यदि विकास का केंद्र मान लिए हैं और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना केंद्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जनता तो नाराज रहेगी। सत्र का चलना बहुत जरूरी है, लंबे सत्र होने चाहिए, 4-5 दिन का अच्छी चर्चा होनी चाहिए। वही लोकसभा का हाल चल रहा है, ज्यादा चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। माफी के साथ जयंत जी, मैं रुकूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, लेकिन चर्चा जिस तरीके से आज हुई, ये चर्चा इसी तरीके से आगे लगातार चलती रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। शुक्रिया सर आप सभी का जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल चर्चा जैसे जैसे चलती रहेगी, उम्मीद है कि कुछ नई चीजें सरकार भी रखेगी और विपक्ष भी लगातार इस तरीके से मुद्दे उठाता रहेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।